बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें किसी भी चीज़ की रेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रिकल में जितनी भी मशीन्स होती हैं उनकी रेटिंग वॉट्स में, यानी कि उसकी जो पावर है कि वो कितनी पावर को कंज्यूम करेगी वो मशीन, उसको वॉट में, और अगर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो किलो वाट्स में, और अगर उससे भी बड़ा हो जाए तो वो मेगा वाट्स में होता है। सिवाय दो मशीन्स के, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ दो मशीन्स ऐसी हैं जिनकी रेटिंग हम वॉट में या किलो वाट में नहीं करते। उसमें एक होता है जनरेटर और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। चूँकि जनरेटर भी पावर को कंज्यूम नहीं करता और ट्रांसफार्मर भी कंज्यूम नहीं करता, जबकि हमारा हर इक्विपमेंट जो है वो पावर को कंज्यूम करता है। जैसा कि हमारे सामने एक बल्ब है, ये एक 9 वाट का छोटा सा बल्ब है, एलईडी लैम्प। तो छोटी से चीज़ पे भी पावर मेंशन होती है उसकी कि इसकी रेटिंग कितनी है, ये 9 वाट का है और ये इतने इतने वोल्टेज पर ऑपरेट होगा। तो इलेक्ट्रिकल में हर वो मशीन जो पावर को कंज्यूम करती है उसकी जो रेटिंग होती है वो वॉट में या किलो वाट्स में ली जाती है। जनरेटर जो है वो चूँकि पावर को कंज्यूम नहीं करता बल्कि पावर को प्रोड्यूस करता है और फिर वो डिलीवर करता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर जो है वो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है। ट्रांसफार्मर जैसा कि हम बता चुके हैं कि वो पावर को एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहा है, यानी कि मुंतकिल कर रहा है। ट्रांसफार्मर का जो असल काम है वो है वोल्टेज को कम ज़्यादा करना, जैसा कि हम डिटेल से बात कर चुके हैं। वोल्टेज को कम ज़्यादा करने की सूरत में होता क्या है कि हमारा करंट भी कम ज़्यादा होता है। क्योंकि पावर हमारी कांस्टेंट है तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो जाता है, करंट वोल्टेज कम करने पर करंट बढ़ जाता है। तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ दो चीज़ें मेन है हमारी, यानी कि वोल्टेज और करंट, और अगर तीसरी चीज़ कोई है तो वो है टेम्परेचर। तो अब ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग मीन्स दैट ट्रांसफार्मर कैन डिलीवर मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट एट गिवन टेम्परेचर। यानी एक ट्रांसफार्मर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर तक के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि मसलन ये 50 सेल्सियस तक टेम्परेचर पर काम करेगा, तो ये उस एरिया में जो है यूज़ किया जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर 50 से एक्सीड ना करता हो। तो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर कोई भी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितने वोल्टेज और कितना करंट हमें डिलीवर कर सकता है। तो इसकी रेटिंग किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज और करंट पर। तो आपको याद होगा हमने लॉसेस में बताया था कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेन लॉसेस होते हैं दो, वो कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस होते हैं। कोर लॉसेस डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे वोल्टेज पर और ये कांस्टेंट होते हैं। कॉपर लॉसेस डिपेंड कर रहे होते हैं डायरेक्टली हमारे करंट पर, जो कि वेरिएबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एक वोल्टेज और एक करंट। तो बस ट्रांसफार्मर करंट और वोल्टेज को ही डिलीवर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अलबत्ता कुछ लॉसेस, जैसा कि हमने बताया था कि पावर के जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन लॉसेस होते हैं। तो ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसमिट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ थोड़ी सी जो पावर उसमें कंज्यूम हो रही है वो लॉसेस की शक्ल में हो रही है, और लॉसेस जो है वो डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं टेम्परेचर पर। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को जब भी डिज़ाइन किया जाता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, तो वो इस चीज़ को देखती हैं कि ये ट्रांसफार्मर कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम कितने वोल्टेज और कितना करंट डिलीवर कर सकता है। तो इसकी रेटिंग सिंपली हमेशा VA में कंसीडर की जाती है। VA का मतलब होता है वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, जो कि करंट का यूनिट है। अगर ट्रांसफार्मर छोटा है तो VA में होगा, अगर ट्रांसफार्मर बड़े साइज़ का होता जा रहा है तो वो किलो में आ जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फिर VA जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1000 से, हमारे पास kVA आ जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर इससे भी बड़ा है तो वो MVA में चला जाएगा, यानी कि मेगा में। तो VA यानी कि वोल्ट एम्पेयर, kVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पेयर, MVA यानी कि मेगा वोल्ट एम्पेयर। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा VA, kVA या MVA में कंसीडर की जाती है। अब आपको याद होगा कि पावर का फार्मूला तो है P = V/I। तो DC के केस में क्या होता है, P यानी कि वॉट जो हैं वो बराबर होते हैं वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के। तो ये तो था DC का केस। हम बता चुके हैं पावर वाली वीडियो में कि AC में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सिनेरियो। तो AC में क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमें वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगी वो वाट नहीं होगी, बल्कि उसको हम VA कहते हैं। तो यहाँ पर VA में वाट में फ़र्क आ गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि यहाँ VI और VA क्यों है। तो इसको हमने एक निशानी दे दी है कि DC में जब भी हम बात करेंगे तो VI कर देंगे,
एसी सर्किट में जब भी हम बात करेंगे तो VA कर देंगे, ताकि इससे ये डिफरेंस रहे कि VI जो है वो वॉट हो रहा है, तो VA जो है वो वॉट नहीं है। तो एसी सर्किट में वॉट किस तरह आते हैं? एसी सर्किट में हमने बताया था कि एक और चीज़ इंक्लूड हो जाती है जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर की डिटेल तो हम पावर फैक्टर की वीडियो में इंशाल्लाह अनकरीब पढ़ेंगे। पावर फैक्टर को अभी हम यहाँ पर रोक देते हैं। तो सिर्फ इतना समझ लें कि एसी सर्किट में जब भी हमें वाट चाहिए होंगे तो हमें करना होगा वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई, यानी कि एम्पेयर, यहाँ पे हम VA रख रहे हैं, आई की जगह A को रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। उसके बाद जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो वॉट्स में मिलेगी। अगर हमारे पास पावर फैक्टर नहीं है, हमें नहीं पता कि पावर फैक्टर क्या है उस जगह पे, उस सर्किट में, उस लोड का, तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम वॉट नहीं कहेंगे कभी भी, बल्कि VA कहेंगे, जैसा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग VA में होती है। तो ट्रांसफार्मर जब भी डिज़ाइन होता है तो मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता होता कि इस पर आगे जो लोड कनेक्ट होगा आया वो रेजिस्टिव टाइप का होगा, आया वो इंडक्टिव टाइप का होगा, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिव को R से, और कैपेसिटिव टाइप को हम C से। तो एसी सर्किट में लोड की बेसिकली इलेक्ट्रिकल में लोड की 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन डीसी सर्किट में चूँकि ये असरअंदाज नहीं हो रही होती हमारी डीसी सप्लाई पे, तो पावर जो है डीसी में वो कांस्टेंट होती है, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। एसी सर्किट के केस में क्या होता है, रेजिस्टिव लोड पर हमारा पावर फैक्टर कुछ और होता है, इंडक्टिव पर कुछ और कैपेसिटिव पर कुछ और। तो प्रैक्टिकली हमारा लोड जो है वो एक नहीं होता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि खालिस रेजिस्टिव होगा या खालिस इंडक्टिव या खालिस कैपेसिटिव। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है उस पर तो हमने एक स्पेसिफाइड वोल्टेज दे दी है, मसलन 220 वोल्ट AC हमने दे दिए और 110 वोल्ट हमें चाहिए, वो हमें मिल गए यहाँ पर। अब ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन हो रहा है तो हमें नहीं पता कि इस पर कौन सा लोड चलने जा रहा है, और प्रैक्टिकली हमारे तीनों तरह के लोड मिक्स होके चलते हैं। तो अगर तो इस पर तीनों तरह के लोड चलेंगे तो इसका जो टोटल पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा वो किसी को नहीं पता, वो उसी वक्त पता चलेगा जब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कभी भी वॉट्स में इसलिए नहीं हो सकती या किलो वाट्स में कि हमें पावर फैक्टर नहीं पता, और वॉट या किलोवाट मालूम करने के लिए पावर फैक्टर का पता होना ज़रूरी है। तो पावर फैक्टर डिपेंड कर रहा होता है लोड पर, ना कि ट्रांसफार्मर पर या जनरेटर पर। तो जनरेटर्स पर जो अक्सर पावर फैक्टर लिखा हुआ होता है उसका मतलब भी ये नहीं होता कि वो जनरेटर का अपना पावर फैक्टर है, बल्कि जनरेटर इस पावर फैक्टर तक के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो उन्होंने मेंशन कर दिया होता है। ट्रांसफार्मर में ये मेंशन नहीं किया जाता, तो इसकी रेटिंग हमेशा VA में रखी जाती है या kVA में रखी जाती है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। पावर फैक्टर के हवाले से आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, पावर फैक्टर पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से गुफ्तगू करने वाले हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं AC के केस में वो सिंगल फेज़ की बात कर रहे हैं। तो AC में क्या होता है, हमारे पास 2 तरह के सर्किट्स हैं, यानी कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़। 3 फेज़ को अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, समझाने के लिए हम सिंगल फेज़ का ही फार्मूला ले रहे हैं। तो वॉट के लिए तो हमने बता दिया कि वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तो अभी हमें पता नहीं है क्योंकि अभी हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो डिज़ाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पर कभी भी वॉट नहीं रखेंगे, बल्कि हम वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर इज इक्वल टू हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो होती है VA। तो ट्रांसफार्मर्स पर आपको हमेशा VA में या kVA में वैल्यू लिखी हुई नज़र आती है। मसलन ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो इन्होंने मैक्सिमम लोड की कैपेसिटी यानी रेटिंग बताई हुई है वो 300 VA बताई हुई है। प्राइमरी वोल्ट इसके 220 हैं, सेकेंडरी इसके 110 है। तो एम्पेयर हमें नहीं पता इसके मैक्सिमम मिनिमम कितने, प्राइमरी पे कितने, सेकेंडरी पे कितने, लेकिन इसकी जो रेटिंग है वो VA में है। तो अब हम इसी को लेकर यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इसी ट्रांसफार्मर की वैल्यू को नोट डाउन कर लिया है। ये ट्रांसफार्मर जो था हमारे हाथ में ये 300 VA का था, यानी कि एक छोटा ट्रांसफार्मर है तो हमें किलो में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 300 VA का ये ट्रांसफार्मर है। VP यानी कि प्राइमरी वोल्टेज इसके हैं 220, सेकेंडरी वोल्टेज VS इसके हैं 110। अब सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि इसका प्राइमरी पे करंट कितना है और सेकेंडरी पे करंट कितना है। तो यही पावर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। किस तरह, जैसा कि हम बता चुके हैं, वोल्टेज 220। अब
हमें जो है VA की वैल्यू मालूम है, तो जब हमें VA की वैल्यू मालूम होगी AC में, तो VA इधर आ जाएगा, यानी कि VA जो है वो बराबर है वोल्ट बाय एम्पेयर के। अगर हमें एम्पेयर नहीं पता, यानी कि I की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो VA डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज से। तो VA 300 था डिवाइडेड बाय 220, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आई ये हमारा प्राइमरी पे फ्लो होने वाला मैक्सिमम करंट होगा, यानी कि 1.3636, इसको हमने कंसीडर कर लिया एम्पेयर्स में। अब सेकेंडरी पे वोल्टेज स्टेप डाउन हो गए, यानी कि 110 हो गए। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि पावर तो हमारी कांस्टेंट रहेगी 300, इसको हम डिवाइड कर देंगे 110 से, तो वोल्टेज कम होने पर हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हो गई है 2.7272, यहाँ तक इसको हम ले लेते हैं। अब हमें पता चल गया IP हमारा 1.3636 है और IS जो है वो 2.7272 है। अब मान लें कि हमें ये रेटिंग नहीं पता थी ट्रांसफार्मर की, सिर्फ हमें ये पता था कि इसके प्राइमरी के वोल्टेज इतने हैं, करंट इतना है, सेकेंडरी के वोल्टेज इतने हैं और करंट इतना है। तो चूंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम बता चुके कि VA में आ रही है, हमेशा VA में होती है, तो अब हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यही फार्मूला, यानी कि VA बराबर होगा वोल्ट बाय एम्पेयर के। तो वोल्ट अगर हमारे पास 220 थे, करंट कितना था प्राइमरी पर 1.3636, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1.3636, तो आप देख सकते हैं 229.99, यानी कि 300 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये 300 इसकी रेटिंग हो गई ट्रांसफार्मर की, जो कि VA में कहलाएगी, वॉट्स में नहीं कहलाएगी। अब सेकेंडरी पर भी चूँकि पावर तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, भले वोल्टेज कम हो गए, तो जब वोल्टेज कम हो गए तो करंट हमारा बढ़ गया, यानी कि 2.7272। यहाँ पर भी वैल्यू सेम आ रही है 299.99, यानी कि इसको भी हम 300 ही लेंगे। तो पावर हमारी कांस्टेंट है VA में, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी पर वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, उसके साथ करंट चेंज हो रहा है, लेकिन पावर दोनों तरफ हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो था एक सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर का फार्मूला। 3 फेज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर, ताकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर, उसकी रेटिंग का क्या मतलब है कि वो मैक्सिमम कितने वोल्टेज और कितना करंट हमें डिलीवर करेगा एक ख़ास टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का यहाँ पर इसलिए मद्देनज़र रखा जाता है टेम्परेचर को, चूँकि इसके जो लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, उनसे टेम्परेचर की सूरत में हमारी एनर्जी जो है, पावर जो है वो लॉस होती है। तो लॉसेस जो है वो डिपेंड कर रहे हैं वोल्टेज और करंट पर, तो इसीलिए टोटल ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो डिपेंड कर रही है वोल्टेज और करंट पर। तो ट्रांसफार्मर की, किसी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है VA, यानी कि वोल्ट बाय एम्पेयर। अगर ट्रांसफार्मर बड़ा हो जाएगा, मान लें कि 300 VA को आपने kVA में लेना है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, मसलन आपके पास 0.3 आंसर आया, तो ये 0.3 जो है वो kVA कहलाएगा। तो kVA और MVA तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किलो में और मेगा में चली जाती है वैल्यू, असल जो चीज़ है वो है VA। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि AC सर्किट में कभी भी हमें वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो वॉट नहीं होती है, बल्कि वो VA होती है। वॉट लेने के लिए हमें पावर फैक्टर चाहिए होता है। पावर फैक्टर डिपेंड कर रहा होता है हमारे नेचर ऑफ लोड पर, और AC सर्किट में हमारे 3 तरह के लोड होते हैं जिनका मुख्तलिफ पावर फैक्टर होता है, यानी कि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। इन लोड की डिटेल और पावर फैक्टर की डिटेल हम अगली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल से बयान करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ ये बताना मकसद था कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग का क्या मतलब होता है और ट्रांसफार्मर किस तरह किस रेटिंग को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।